मैं आपको नीट प्रैक्टिस की जर्नी में पूरा सपोर्ट करूंगा एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है व्यास सर और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री प्री मेडिकल एग्जाम के लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। मैं इंश्योर करूंगा कि आप केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ें या समझें नहीं, बल्कि इसको एंजॉय भी करें, इसको सीखें। चाहे केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, आप 10 ईयर के पुराने क्वेश्चन को उठाएं, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को और इंपॉर्टेंट केसेस को क्लियर करें, ताकि आप कभी भी कोई भी फार्मूला याद करने से बच सकें। जिन क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को आप आधे मिनट में सोल्व कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी केमिस्ट्री को उसी नजरिए से देखें जिस नजरिए से मैं देखता हूं। मैं हमेशा थ्योरी से ज्यादा एप्लीकेशन और ट्रिक पर फोकस करता हूं, ताकि प्रॉब्लम सोल्व करते हुए कॉन्फिडेंस आए और केमिस्ट्री हमको मजेदार लगने लगे। सो प्री मेडिकल एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझने के लिए, केमिस्ट्री की ट्रिक पाने के लिए आप इस केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे वहां फॉलो करें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं व्यास सर और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। तो बच्चों, इससे पहले हमने लेक्चर 17 सिस्टमेटिकली कंप्लीट किया। आज लेक्चर नंबर 18 आए हैं। तो लेक्चर नंबर 16 और लेक्चर नंबर 17 में हमने बर्नर थ्योरी को देखा था। आज हम बर्नर थ्योरी को कैसे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन जब आएगा हमसे पूछा जाएगा तो इस बात को हम डिस्कस करेंगे। आज बर्नर थ्योरी पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन को हम आज आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास में कैसा है, प्रैक्टिस लेक्चर है। तो बुक पेन ले लीजिए, अपने आसपास का सारे डिस्टर्बेंस बंद कर दीजिए। अब मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो रूल क्या है, रूल ये है कि मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा नहीं बार बार, मैं इमेज आपको यहाँ दे दूंगा, नीचे लगेगी इमेज। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा उस क्वेश्चन की यहाँ इमेज लगेगी। पहले आप वो क्वेश्चन पढ़ना, अपने से समझना, उसके ऑप्शन भी लगे रहेंगे आपको। उसके बाद में फिर मैं तो आपको सॉल्व कराऊंगा ही। तो ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, इन K4Fe CN6। क्वेश्चन पढ़ो पूरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि इन K4Fe CN6 इन K4Fe CN6 में पहला ऑप्शन दिया हुआ है CN आर लिंकेड विद प्राइमरी वैलेंसी। दूसरा ऑप्शन है CN आर लिंकेड विद सेकेंडरी वैलेंसी। तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम आर लिंकेड विद सेकेंडरी वैलेंसी। और डी ऑप्शन है आपका पोटेशियम आर लिंकेड विद नॉन आयोनिक वैलेंसी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बर्नर थ्योरी क्या कहती है, जो बेसिक रूल यहाँ आएंगे वो मैं आपको बताता हूं। उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जब तक आप कोशिश करो कि आंसर बताओ इसका क्या होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, इसका आंसर मैं बता देता हूं, उसके बाद में हम बाकी दूसरी बात करेंगे। देखो जरा, बर्नर ये बोलता था हमारे पास में, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे जाऊं। सबसे पहले तो हमारे पास में आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने देखा था कि एक रिलेशन होता है लिगेंड का, और ये बॉक्स होता है, बॉक्स को बोलते हैं स्फीयर, कोऑर्डिनेट स्फीयर। यहाँ होता है सेंट्रल मेटल एटम CMA, सेंट्रल मेटल एटम। और सेंट्रल मेटल एटम से लगा हुआ होता है लिगेंड। अब लिगेंड 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ये हमारे पास में सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये लिगेंड होता है। लिगेंड हमारे पास में, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है हमारे पास में 2 प्रकार से वैलेंसी रखता है। ये किसने बताया था, बर्नर ने बताया था कि हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम बंधा हुआ है लिगेंड से बंधा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है इसके पास में 2 प्रकार की वैलेंसी होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को हम निकालते हैं फार्मूला से। जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको हम मान लेते हैं X। तो फार्मूला है हमारे पास में X मानना है सेंट्रल मेटल एटम को, X प्लस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 0। ये कोई चार्ज है स्फीयर के ऊपर, तो चार्ज। दूसरा, सेकेंडरी वैलेंसी को निकालने के लिए हम बाय का यूज करते हैं, और फार्मूला है इसका y इज इक्वल टू N1 इंटू D1
N2 इंटू D2, N3 इंटू D3, N4 D4, N5 D5, N6 D6 बढ़ते जाएगा जैसे जैसे हमारे पास में लिगेंड आते जाएंगे। जैसे यहाँ 2 लिगेंड है तो यहाँ N1 D1, N2 D2, मान लो 3 लिगेंड होते तो N3 D3, मान लो 1 लिगेंड और होता तो N4 D4, इस प्रकार से देते हैं। अब N क्या है, एक है, N है आपके पास नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड कितने लगे हुए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उनका नंबर है लिगेंड का। D क्या है, D है डेंटिसिटी, जो हमारे पास में आयंस है वो डेंटेड है, मोनोडेंटेड मतलब 1, बाइडेंटेड मतलब 2, ट्राइडेंटेड मतलब 3। तो इस प्रकार से हमारे पास मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, ये मैं पहले भी आपको करा दिया था। इसके ऊपर काफी हमने बात की है। यदि आपको ये डेंटेड पढ़ना है, प्राइमरी बैलेंस निकालना सीखना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राइमरी बैलेंसी, सेकेंडरी बैलेंसी और EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की लिंक दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर जाने के बाद में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम जहां थे वहीं से कि सेंट्रम एटम के पास में 2 प्रकार की बैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये किसने बताया था, ये बताया था बर्नर ने। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहां से हमको लानी है, प्राइमरी बैलेंसी क्या होती है कि ये हमारे पास चार्ज बताता है। प्राइमरी बैलेंसी बताता है चार्ज कि हमारे पास सेंटीमीटर एटम के ऊपर चार्ज कितना है, +1 है या +2 है या +3 है, चार्ज बताता है। और हमारे पास जो सेकेंडरी बैलेंसी है ये बताती है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड या इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट नंबर। किसके बीच में बताती है, ये बताती है लिगेंड और मेटल के बीच में किस प्रकार से कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 2 है, 4 है, 6 है। तो इस प्रकार से ये हमको बताता है बॉन्ड, सेकेंडरी बैलेंसी। प्राइमरी बैलेंसी बताती है चार्ज। दूसरी बात, प्राइमरी बैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, इसको हम तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी नॉन आयोनाइजेबल होती है, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। इसको शो करने के लिए हमको डॉटेड लाइन का यूज करना पड़ता है और इसको शो करने के लिए हम सॉलिड लाइन का यूज करेंगे। इतनी बातें हमने पहले भी देखी थी। अब आगे की बात देखते हैं कि यदि मान लीजिए हमारे पास में, इतनी बात समझ में आई ना, मिटा दूं। अब हमारे पास में बात आती है आगे, मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी, अप्लाई क्वेश्चन पे करेंगे हम। जैसे एक क्वेश्चन और एक ट्रिक और बता देता हूं मैं आपको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ये कहें कि एक पॉइंट और बता देता हूं, उसके बाद में हम आगे सोल्व करेंगे। जैसे बच्चों देखो, हमारे पास में K4 है, हमारे पास में Fe, यहाँ है मान लो CN, ये हमारे पास में 6 है। तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था कि ये जब इस कंपाउंड को उठा के हम पानी में डालेंगे, H2O में डालेंगे, भाई ये बीकर में बंद कर दो, इस बीकर में हमने पानी डाल दिया, तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि यहाँ से तो हमारे पास में 4K+ अलग हो जाते हैं और यहाँ से हमारे पास में क्या अलग होता है, FeCN6, ये पूरा अलग होता है, -4 चार्ज आएगा इसके ऊपर। लेकिन यदि हम बात करें कि यदि इसको हम उठा के पानी में डाल दें, सिर्फ इतने को हम उठा के पानी में डालें, तो कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ये आपस में ब्रेक नहीं होता है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपका टूट जाएगा Fe में प्लस यहाँ से टूट जाएगा साइनाइड में, ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनके बीच में बंधा हुआ है जो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इनके बीच में जो बॉन्ड था वो था हमारे पास में कौन सा, आयोनिक बॉन्ड। बात समझ में आ रही है। आयनिक बॉन्ड होने के कारण से ये आयन्स में टूट गए, क्योंकि वाटर में भी आयन प्रेजेंट होते हैं, ये आयन में टूट गए। लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने की वजह से आयन नहीं टूट पाए, क्योंकि ये होता है हमारे पास पोलर, ये होता है हमारे पास नॉन पोलर। ये नॉन पोलर बॉन्ड है, ये पोलर है हमारे पास वाटर, तो ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया। इसलिए हमारे पास में जब आप इसको पानी में डालेंगे, जब आप इसको पानी में डालेंगे तो ये ब्रेक नहीं होगा, मतलब ये कोई आयन भी नहीं देगा, ये अकेला इतना पड़ा रहेगा, ये अकेला इतना पड़ा रहेगा। यहाँ से K+ का तो टेस्ट लग जाएगा, लेकिन यहाँ से Fe या साइनाइड का टेस्ट नहीं लगेगा। ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड। इसको ब्रेक करना कैसा है आपका, कॉम्प्लिकेटेड है। तो याद रखना, ये वाला यदि बाहर है, स्फीयर के यदि बाहर है तो वो ब्रेक हो जाएगा, अदरवाइज वो ब्रेक नहीं होगा। और हमको काउंट भी करना पड़ता है आयन, तो हम क्या बोलेंगे, 4 तो K+ है और एक ये पूरा आयन गिना जाता है। ये पूरा आयन एक ही गिना जाता है, एक ही होगा, 4 ये होगा। टोटल आयन कितने हैं यदि कोई पूछे तो हम बोलेंगे टोटल आयन 5 है। 4 तो K+ हो गए और एक ये पूरा है, तो ये हम क्या बोलेंगे, 5K+ आयन हमारे पास में हो गए। बात समझ में आ रही। दूसरी बात, जैसे इस साइड यदि लिखा हुआ कोई, यही ले लो, यहाँ हम क्या लिख दें, Cl3 लिख दें, मान लो लिख दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, 3 Cl अलग हो जाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 Cl- अलग हो जाएगा, प्लस ये पूरा एक पार्ट अलग हो जाएगा, अब -3 आएगा यहाँ पर।
आ गया। तो कितने आयन है इस बार? 3 तो Cl है और एक ये है, इस बार हमारे पास में कितने आयन है? 4 आयन है। यदि हम बोलेंगे इसके लिए कितने आयन है तो हम क्या बोलेंगे? 4 आयन है। तो इसके पहले वाले के लिए कितने थे? 5 आयन। तो अब हमसे बोला जाए, क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये ब्रेक क्यों हुआ, ये ब्रेक क्यों नहीं हुआ, ये ब्रेक क्यों नहीं हुआ, इन दोनों के बीच भी तो ब्रेक हो सकता था, यही ब्रेक क्यों हुआ? तो इसके लिए बर्नर ने बोले कि ये जो Fe है ये 2 वैलेंसी से बंधा हुआ है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। अब इसको समझाने के लिए स्ट्रक्चर पे चलते हैं। जैसे हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया तो हम यहाँ लिखेंगे Fe सेंट्रल मेटल एटम है, इसको क्या बोलते हैं? CMa सेंट्रल मेटल एटम, जो बीच में हो। तो हमारे पास में ये कहलाता है कोऑर्डिनेट नंबर। ये जो लिखा हुआ था है ना, जो लिगेंड होते हैं, टोटल लिगेंड को जोड़ लो, जितने लिगेंड होते हैं वही कहलाते हैं हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर, या उसी को बोलते हैं हम सेकेंडरी वैलेंसी। इसी को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। ये सेकेंडरी वैलेंसी कहलाती है, जितने भी लिगेंड जुड़े हुए हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी कहलाती है। बात समझ आ रही है? तो ये होता है सेकेंडरी वैलेंसी, या इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये एक हिसाब से फिक्स हुआ करता है। Fe के लिए हमारे पास में 6 होता है, 6 लिगेंड जुड़ेंगे, ना 7 जुड़ेंगे ना 5 जुड़ेंगे। CO के लिए भी हमारे पास में यहाँ 6 जुड़ेंगे। हाँ, हो सकता है ये 6 एक ही टाइप के हो, ये 6 अलग डिफरेंट टाइप के हो, वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये फिक्स होता है, ये 6 ही होता है। अब देखो, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास में ये 6 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी को हम शो करते हैं स्ट्रॉन्ग लाइन से। तो यहाँ हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 हो गया। साइनाइड है सभी, तो ये हो गया हमारे पास में साइनाइड। 6 के 6 क्या हो गया हमारे बच्चों? साइनाइड। ये साइनाइड हुआ, ये साइनाइड हुआ। ये कौन सा बॉन्ड है? लिगेंड। ये तो हमारे पास में लिगेंड है, और ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड और सेंट्रल मेटल के एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है आपका? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब बात ये आया, ये Cl कहाँ गया? तो ये Cl है हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी। ये प्राइमरी वैलेंसी को शो करता है, ध्यान से देखना, कौन सी वैलेंसी को शो करता है? प्राइमरी वैलेंसी को शो करता है। कौन सी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी को शो करता है। तो प्राइमरी वैलेंसी कितने हैं? Cl 3 बचे हुए हैं, तो एक Cl इधर लगा दो, एक Cl इधर लगा दो और एक Cl इधर लगा दो। ये नॉन डायरेक्शनल होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए Cl आपने इधर लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया। ये 3 Cl को आप 3 डायरेक्शन में लगा सकते हो। तो इस प्रकार से ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। हम बात करें स्ट्रक्चर की तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ये किसने बताया था? ये स्ट्रक्चर किसने दिया था? ये दिया था बर्नर थ्योरी ने, या कहें कि ये दिया था हमारे पास में अल्फ्रेड बर्नर ने, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास में 2 प्रकार के वैलेंसी रखता है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। मैं यहीं पर लिख देता हूं, 2 वैलेंसी रखता है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, जैसे ये किया हमने, ये किया हमने, ये किया हमने। प्राइमरी वैलेंसी जो ब्रैकेट के बाहर होता है वही होता है। जब इसको पानी में डाला, कॉम्प्लेक्स को, भाई डालने के लिए हमने इसको पानी में डाला था, लेकिन वास्तव में ये ऐसा है, ऐसा ना लिख के हमने ऐसा लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। जब इसको हमने पानी में डाला तो ये वीक होता है, इसलिए टूट गया। ये आयोनाइजेबल होता है, पानी में डालने पर Cl अलग हुआ, ये वाला Cl अलग हुआ, ये वाला Cl अलग हुआ। लेकिन पानी में डालने पर इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाया, ये भी ब्रेक नहीं हुआ, ये भी ब्रेक नहीं हुआ, ये भी ब्रेक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये है हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी, ये हमारे पास है सेकेंडरी वैलेंसी, और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं, कर दिया। इसको स्ट्रॉन्ग लाइन से शो करते हैं, कर दिया। इतनी बात समझ में आई? अंदर वाला ब्रेक नहीं होगा, सिर्फ बाहर वाला ही क्या होगा? ब्रेक होगा। स्फीयर के बाहर वाला ही ब्रेक होगा, अंदर वाला ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग लाइन से बना हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जबकि पानी हमारे पास में कैसा है? आयनिक बॉन्ड है। प्राइमरी वैलेंसी तो अलग हो जाता है, यहाँ से 3 Cl अलग तो हो जाएंगे, लेकिन ये हमारे पास हम सोचे साइनाइड अलग हो जाए, ये साइनाइड अलग नहीं होगा। ये हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अब आज वाली क्लास में हमको क्या देखना है? अब हमको देखना है इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे होते हैं। और मैंने आपको एक बात और बताया था नोटेड में, कि हमारे पास में आयंस डिसाइड करता है कि उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी। कंडक्टिविटी हमारे पास में नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करता है, आयंस ज्यादा तो कंडक्टिविटी ज्यादा। ये सारी बातें हमने इसके पहले वाले लेक्चर में की थी। आज हम इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए उस पर क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, तो कैसा होगा वो क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, आप उसको पढ़ें कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो अब यहां पर एक बात और मैं यहीं पर बताना भूल गया आपको, कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई होती है नेगेटिव चार्ज के द्वारा, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों के द्वारा। ये हमारे पास सेटिस्फाई होती है ओनली नेगेटिव चार्ज के द्वारा, जबकि ये सेटिस्फाई होती है हमारे पास है नेगेटिव के द्वारा भी और न्यूट्रल के द्वारा भी सेटिस्फाई हो जाती है। बात समझ में आ रही है? न्यूट्रल के द्वारा भी ये सेटिस्फाई हो जाती है। तो अब यहां पर हमको दिया है उसने सीन कि साइनाइड बताइए, साइनाइड कैसा है। तो साइनाइड हमारे पास में देखो, पहली बात तो ये साइनाइड हमारे पास में लिगेंड है, और जो लिगेंड होता है वो सेकेंडरी वैलेंस सेटिस्फाई करता है।
सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है। यहाँ पास में नेगेटिव लिगेंड है, साइनाइड के ऊपर माइनस होता है चार्ज, ये माइनस हुआ। यहाँ पास में क्या है, K4Ap में जो CN होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। क्लियर है? अब जरा एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। सॉरी, थोड़ा एलर्जी हो गया मेरे को, चोक से मेरे को एलर्जी है, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, है ना। क्या थे, कहाँ के क्वेश्चन पढ़ रहे थे अपन? देखो बच्चों, तो हमारे पास में जो CN है, CN हमारे पास में कैसे लिंकेड है? सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा, क्योंकि ये हमारे पास में सेकेंडरी वैलेंसी होती है, इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा लिंकेड है। हाँ, यही CN यदि बाहर होता तो हम बोलते हैं ये प्राइमरी वैलेंसी है, लेकिन अभी कौन सी वैलेंसी है? CN सेकेंडरी, क्योंकि हमारे पास में कैसा है? अंदर है। बात समझ में आ रही है? CN सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ ऐसा ब्रेकर नहीं बना है तो चिंता की बात मत करना, ये ऐसा दिया हुआ है ना बुक में, ऐसा दिया हुआ है, कोई बात नहीं, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। CN हमारे पास में कौन सी वैलेंसी है? सेकेंडरी वैलेंसी है। क्यों? क्योंकि CN के बीच में और Fe के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताता है हमारे पास में सेकेंडरी वैलेंसी को। कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताता है आपको? सेकेंडरी वैलेंसी को। इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जो नेगेटिव होते हैं ना, जो नेगेटिव होते हैं वो लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है, लिगेंड कहलाते हैं। जो नेगेटिव आयन होते हैं वो लिगेंड कहलाते हैं। हमारे पास में ये जो लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है, उसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, सेकेंडरी वैलेंसी कहलाएगा। तो इसका आंसर है हमारे पास में ए, बी। इसका आंसर आएगा क्या? कि CN आर लिंकेड सेकेंडरी वैलेंसी। बस समझ में आ रही है? याद रखना, नेगेटिव जो चार्ज होते हैं, ये नेगेटिव जो आयन होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। जो नेगेटिव वाला होता है ना, जो नेगेटिव वाला होता है वो प्राइमरी और नेगेटिव सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब आगे बात देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखें तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? पढ़ो जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी कि द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द मेटल आयन इन द कोऑर्डिनेट कंपाउंड इन। उसने एक कंपाउंड दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर में आपको 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 हमने नहीं करवा रहे, इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लाए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 जो भी है उसमें टेंशन मत लेना, यहाँ देखते जाना, वीडियो कोई छूटी नहीं है। इसके बाद में हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको दिख रहा है। तो प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द मेटल आयन कोऑर्डिनेट कंपाउंड उसने दिया हुआ है K4, देन हमारे पास में दिया हुआ है उसने निकिल, देन यहां पर है हमारे पास साइनाइड 4। इसमें हमको क्या बताना है? प्राइमरी वैलेंसी बताना है। फार्मूला लगा दो उठा के, ये देखो, इसको मानो x, इसको मानो +1 होता ही है, 4 इसका होता है -1, कितना है 4, कोई चार्ज नहीं है मतलब 0, वो फार्मूला है। देखो x प्लस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 4 प्लस x, ये तो गलती हो रही है ना, CN कुछ ना कुछ तो यहाँ लोचा है, ये 4 नहीं है 2 है, ये देखो ये 4 नहीं है, क्या है आपका 2 है। तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 2, ये x, ये -4 इक्वल टू 0, उस साइड जाएगा तो x बराबर क्या आएगा आपका +2। तो ये है हमारे पास में आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2, मतलब सी इसका क्या है? आंसर है, ठीक है। 2 कितनी आई? 2। प्राइमरी वैलेंसी कितनी आई? 2। अब नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारे पास में कि द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द क्रोमियम इन। अच्छा, उसने बोला है कि दोनों वैलेंसी बताओ, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, किसका बताना है? तो अपन यहां पर लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ क्रोमियम इन कॉम्प्लेक्स आयन। क्या है कॉम्प्लेक्स? डाई क्लोरो डाई ऑक्जेलेटो। ओके, डाई क्लोरो डाई ऑक्जेलेटो क्रोमियम डाइऑक्जेलेटो क्रोमियम थर्ड। ये लो भाई, क्रोमियम थर्ड, ये है ना। एक बार वो पढ़ लेता हूं। कहां गया क्वेश्चन? प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ क्रोमियम इन कॉम्प्लेक्स आयन डाई क्लोरो डाई ऑक्जेलेटो क्रोमियम थर्ड। ओके, ठीक है। देखो बच्चों, इसने हमसे बोला है कि इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालिए। तो सबसे पहले तो ये हमको नाम दिया हुआ है, नाम से हमको फार्मूला बनाना है। तो ये स्वाभाविक है, आपका कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले तो ये ऐसा बना लो कॉम्प्लेक्स। उसने दिया डाई क्लोरो, क्लोरो मतलब हम जानते हैं Cl2 होगा, इस Cl को बोलते हैं क्लोरो, क्लोराइडो बोलता तो भी यही था। दूसरा दिया डाइऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो मतलब OX2, ये हो गया डाइऑक्जेलेटो, क्लोरो डाइऑक्जेलेटो हो गया। क्रोमियम, क्रोमियम मतलब यहां पर Cr की बात हो रही है, Cr की बात हो रही है।
अब उसने बेसिक देखो प्राइमरी बैलेंस या तो उसने पहले ही दे दिया ब्रैकेट में थर्ड, और हम जानते हैं ये प्राइमरी बैलेंस को ही शो करता है। किसको शो करता है? प्राइमरी बैलेंस को शो करता है। तो उसने प्राइमरी बैलेंस हमको दे के रखा है 3, अपने आप दे दिया। उसने पूछा है हमसे, लेकिन प्राइमरी बैलेंस ऑलरेडी उसने दिया हुआ, क्योंकि हम प्राइमरी बैलेंस जो होती है उसी को किस में लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं रोमन में। तो यहां से आपका आ गया प्राइमरी बैलेंस, ठीक है। दूसरी बात क्या है हमारे पास में, अब उसने बोला कि सेकेंडरी बैलेंस बताइए। सेकेंडरी बैलेंस के लिए फार्मूला लगा दीजिए। कितने लिगेंड है? यहाँ पर 2 लिगेंड है, एक ये है और एक ये है। तो फार्मूला हो जाएगा बाय इक्वल टू, बाय बताता है सेकेंडरी बैलेंस को, इसके लिए हो जाएगा N1 इंटू D1, इसके लिए हो जाएगा आपका N2 इंटू D2 प्लस लगा के। तो यहाँ नंबर कितने हैं? 2 डेंटेड होता है मोनोडेंटेड, प्लस नंबर कितने हैं? 2 डेंटेड होता है हमारे पास बाई डेंटेड। हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 + 4 = 6। ये आ गया आंसर। तो सेकेंडरी बैलेंस कितनी है हमारे पास में? 6। ऑप्शन देख लीजिए 3 और 6 होगा उसमें। कोई ऑप्शन है हमारे पास में 3 और 6 वाला? हाँ, ऑप्शन नंबर सी है आपका। देखो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? सी, 3 और 6। तो इस प्रकार से हम प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंस निकाल सकते हैं। नाम से भी फार्मूला आता है। ये क्वेश्चन आपका देखो पीईटी 2008 में पूछा गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट हमारे पास में, मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है हमारे पास में, क्या है कि पिक आउट द, नहीं सॉरी दूसरा क्वेश्चन है, क्या है आपका? पिक आउट फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अ पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन सॉल्यूशन। उसने बोला पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टर सॉल्यूशन में कौन होगा? मतलब जो उसने ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, पुअर कंडक्टर क्या होगा? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कंडक्टिविटी होती है, जो कंडक्टिविटी होती है प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ आयंस। जितना ज्यादा आयन उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी, या जब आयंस यदि सेम हो तो हम क्या देखते हैं? कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल होती है नंबर चार्ज के। जैसे किसी का चार्ज +1 है, +2 है, +3 है, तो +3 वाला हमारे पास में जीत जाएगा। नंबर ऑफ आयन, जैसे एक बीकर आपका ये है, ध्यान से देखो, और एक बीकर हमारे पास में ये है। इस बीकर में आयन इतने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। यहां आयन है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। बात समझ में आ रही है? इसमें कम आयन है, इसमें ज्यादा आयन है। कंडक्टिविटी ज्यादा किसमें होगी? ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास किसमें से होगी? स्वाभाविक नंबर ऑफ आयंस में ज्यादा होगी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस उतनी ज्यादा क्या होगी हमारे पास में? कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें, पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है बच्चों? पहले ऑप्शन में दिया हुआ है उसने, सॉरी गुम गया, ओके मिल गया, K2 PtCl6। तो देखो K2 PtCl6 है। जब K2 PtCl6 को पानी में डालोगे, डाल दिया पानी में, तो ब्रैकेट के बाहर वाला अलग हो जाएगा। जैसे अभी मैंने पहले बताया था आपको K+ तो अलग हो जाएगा, लेकिन ये पूरा अलग पड़ा रहेगा। कितना है? PtCl6। तो टोटल आयन कितने हुए? 4 और 1 5। तो टोटल आयन हो गए हमारे पास 5। भाई 4 आयन तो ये हुए और 1 आयन ये हुआ, टोटल आयन कितने हो गए? 5 आयन हुए। बात समझ में आ रही है? दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है जिसको पानी में डालोगे तो कोई आयन ही नहीं मिलेगा। देखो तीसरा ऑप्शन है सी में हमारे पास में 4 के अलग हो जाएंगे, 1 पूरा आयन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो मैं बताता हूं आपको, सीधा यहां लिख देता हूं, आप ज्यादा दिमाग लगाना। पहले में हमारे पास में 2 और 1 3, यहां हमारे पास 3 आयन है। आप पानी में डालना, मैंने अभी समझा था। यहां पर आपको 3 आयन मिलेंगे। बी में हमारे पास में कोई आयन ही नहीं मिलेगा, 0 आयन होगा। क्यों 0 होगा समझा देता हूं। यहां पास में क्या है? CO। यहां पास में क्या है? NH3। कितना है? थ्राइस। ये क्या है हमारे पास में? NO2। कितना है? थ्राइस ब्रैकेट में। अब इसको पानी में डालोगे आप, H2O पानी में डाल दिया बच्चों आपने। जब पानी में डाल दिया तो कोई आयन ही नहीं देगा यहां से। क्यों? क्योंकि आयन तो वो होता है जो ब्रैकेट के बाहर हो। ब्रैकेट के बाहर तो कुछ है ही नहीं। कुछ है क्या ब्रैकेट के बाहर? कुछ नहीं है। तो आयन में टूटेगा ही नहीं, आयन में टूटेगा नहीं। तो ये तो हमारे पास 0 आयन हो जाएगा, आयन ही नहीं है। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ 0 आयन हुआ। लेकिन हमारे पास में सी की बात करते हैं, तो सी में हमारे पास कितने आयन होंगे समझाने के लिए बता देता हूं। वैसे तो आंसर आगे निकल के हमारे पास बी। आंसर क्या है हमारे पास? बी, पुअर कंडक्टिविटी। आयन ही नहीं है। सी में कितने आयन है हमारे पास में? सी में हमारे पास में 5 आयन है। देखो 4 तो के है और 1 पूरा वो मिल जाएगा, 5 आयन है। डी में कितने आयन होंगे हमारे पास में? डी में 2 आयन होंगे, 2 आयन। तो उसने बोला पुअर कंडक्टर, तो जिसमें 0 आयन है वो पुअर कंडक्टर है। ये कैसा कंडक्टर है आपका? पुअर कंडक्टर है। हाँ, यदि वो बोलता है स्ट्रॉन्ग कंडक्टर, तो हम क्या बोलते हैं? इसमें 3 आयन, इसमें 5 आयन, इसमें 2 आयन। देखो कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ आयन पे।
आयन ज्यादा, कंडक्टिविटी ज्यादा। यहाँ आयन ही नहीं है तो कंडक्टिविटी नहीं होगी, कंडक्टिविटी नहीं होगी, पुअर कंडक्टर होगा। समझ रहे हो ना? यहाँ नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। यदि सबसे ज्यादा कंडक्टर की बात करता तो हम आंसर लगाते सी कि गुड कंडक्टर, ये होता गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। लेकिन उसने बोला पुअर कंडक्टर, तो ये वाला होगा हमारे पास ऑप्शन बी, पुअर कंडक्टर। गुड का बोलता तो हम ऑप्शन नंबर सी लगा देते हैं कि भाई ये गुड कंडक्टर है, कैसा है, गुड। लेकिन उसने बोला पुअर, इसलिए ऑप्शन क्या होगा हमारे पास बी। समझ गए किस प्रकार से अप्लाई करें? ये किसने बताया? ये बताया हमको बर्नर ने। बर्नर ने बताया था कि हमारे पास यदि कोई स्फीयर का बाहर नहीं हो तो वहां से आयन नहीं मिलेंगे। आयन नहीं मिलेंगे तो आयन की संख्या कैसी होगी आपकी? 0 होगी। आयन वही होगा जो बाहर होगा वो आयन देगा, बाहर नहीं होगा आयन नहीं देगा। बात समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 7 कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव प्रिसिपिटेट विद AgNO3। चलो इसको पहले मैं रब कर दूं, उसके बाद में आगे बात करते हैं, ठीक है? इसको रब कर देते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन देख ही लिया होगा आपने, क्या है, कैसा है, तो बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। अरे ये चौक पूरा टूट गया। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन ये बोला है उसने, क्वेश्चन ये बोला है उसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव प्रिसिपिटेट विद AgNO3। AgNO3 के साथ कौन से प्रिसिपिटेट नहीं देगा? कौन सा प्रिसिपिटेट नहीं देगा? देखो जरा, वही बात है। क्या है कि जैसे ये वाला था, अभी एक एग्जांपल इसी का देख लेते हैं। जैसे उसने दिया हुआ है, सपोज करो ये ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है? ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के बाहर हमारे पास कुछ भी हो सकता है। जैसे Cl ही है, Cl मत लो, आप SO4 ले लो, ये लो SO4 ले लिया। SO4 नहीं लेना मत लो, आप क्या ले लो, CO3 ले लो, माइनस ले लिया। नहीं ले सकते मत लो, PO4 ले लो, ले लिया। समझ गया? मतलब कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल क्या ले लिया हूँ? Cl, क्योंकि उसने क्या दिया आपको? Cl एक एग्जाम्पल में दिया, इसलिए मैंने आपको Cl ले लिया, ठीक है? अब देखो बच्चों, हम जानते हैं कि जब Ag और Cl मिलता है तो हमको क्या बनाता है? AgCl बनता है हमारे पास में। तो हम इसको बोलते हैं PPT। और कैसे कलर का होता है? व्हाइट कलर का PPT होता है ये आपको। तो यदि मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है, वो यदि Cl देगा तो AgCl के साथ रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। तो ये हमारे पास में एक एग्जांपल यदि ऐसा होता है, उसने क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव, कौन सा नहीं देगा? तो स्वाभाविक है सारे आयन्स अंदर रहेंगे, देगा ही नहीं। जैसे उसने दिया हुआ है यहाँ ऑप्शन में, सीधा मैं बता देता हूँ, जो दिया है आपका CO। देखो ऑप्शन नंबर इसका देखो A, CO, चलो पहले ही मिल गया। CO ये क्या है? NH3, ये क्या है आपका 3, और Cl क्या है आपका 3। ध्यान रखना CO का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? CO का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, या कहें कि सेकेंडरी वैलेंसी होती है 6। याद रखना ये फिक्स होता है, 6 होता है, ये 6 है। देखो 3 ही है, 3 लिगेंड NH3 है, 3 लिगेंड Cl है, टोटल 6 हो गए ना, 6 हो गए। तो हमारे पास में सारे के सारे लिगेंड कहाँ हैं? ब्रैकेट के अंदर है। जब ब्रैकेट के अंदर है तो इसके ऊपर हमने क्या डाला? AgNO3 डाला। अभी हम पानी डाल रहे थे, अब हम AgNO3 डाल रहे हैं। भाई जब AgNO3 डाला, सारे ब्रैकेट के अंदर है तो कोई बाहर ही नहीं है, आयन ही नहीं देगा। कितने आयन होंगे? 0 आयन्स, 0 आयन्स। लेकिन हाँ, यदि मान लीजिए ये ऐसा होता, Cl2 अंदर है, एक Cl बाहर है, तो ये वाला ब्रेक हो जाता, क्योंकि ये प्राइमरी बैलेंस, ये ब्रेक हो जाता। तो यहां से क्या बनता? यहां से बनता है हमारे पास में AgCl बन जाता। सपोज करो ये हमारे पास में एक अंदर होता और 2 बाहर होते, तो 2 AgCl बनते, AgCl 2। सपोज करो ये हमारे पास में सारे ये 6 NH3 हो जाते, ये सारे Cl3 बाहर होते, तो क्या बनते जानते हो? हमारे पास में बनता 3 AgCl। ये तो जो ब्रैकेट के बाहर है वही बनाएगा। अब सारे के सारे इसमें ब्रैकेट के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए है आंसर। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि सारे Cl3 कहां पर है? अंदर है। जब सारे Cl3 अंदर है तो 0 आयन। ये वाला तो ब्रेक होता ही नहीं है, नोड ब्रेक ही नहीं होता। बाहर वाला ब्रेक होगा, अंदर वाला ब्रेक नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन क्या आया? ए। ठीक है, तो CONH3 6Cl3 जो हमारे पास में ए ऑप्शन है, ये डज नॉट लॉस, ये Cl माइनस आयन, ये हमारे पास में Cl माइनस आयन को लॉस नहीं करता है, क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी वैलेंसी से नहीं जुड़ा हुआ। ये स्ट्रॉन्ग लाइन से जुड़े हुए होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग लाइन से जुड़ा हुआ है सारे। इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे बनेगा? सॉरी, ये वाला दिया था ना, ये था। इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे बनेगा? देखो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6, 3 और 3 6, तो हमको लिखना है CO, लिख लिया 1 2 3 4 5 6, ये होता है ऑक्टाहेड्रल।
क्योंकि जब हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी 6 होती है तो उसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। याद रखना ये आगे काम आएगा जब हम वीवीटी पढ़ेंगे, बस इसके बाद में वही लेक्चर है वीवीटी। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, तो इस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल बन गया। सेकेंडरी वैलेंसी बताता है, सेकेंडरी वैलेंसी स्ट्रॉन्ग लाइन से बनाते हैं, सारे स्ट्रॉन्ग लाइन से हो गया। आंसर तो हो गया आपका, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ठीक है। अब कितने NH3 है? 3, तो ये है एक NH3, ये हुआ आपका दूसरा NH3, ये हुआ आपका तीसरा NH3। देखो 3 हो गए, 3 Cl है, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर। अब कोई है ही नहीं डॉटेड लाइन वाला तो ब्रेक ही नहीं होगा, ये सारे स्ट्रॉन्ग लाइन वाले हैं। देखो इसको AgNO3 इसके ऊपर डालते रहो, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा क्योंकि ब्रेक नहीं होने वाला है, स्ट्रॉन्ग है ये कैसे बॉन्ड होते हैं आपके? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, मजबूत, वेरी मजबूत। बात समझ में आ रही है? तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि CuNH3 thrice Cl3 does not lose any Cl minus ion in the solution, so it will not give PPT with AgNO3। तो ये AgNO3 के साथ कोई PPT नहीं देगा। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, कोई PPT नहीं देगा। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, इसको मिटा दें, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्या है क्वेश्चन है हमारे पास में, और ये तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन है हमारे पास में कि 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसने दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CONH3 5Cl3 गिव 3 मोल ऑफ आयन ऑन डिजोल्विंग इन H2O। ठीक है, जब H2O को इसने इसमें क्या किया? डिजोल्व किया। 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये इसका एक ही मोल लिया है, ध्यान से देखना। और जब इसको इसने डिजोल्व किया H2O में तो ये बोलता है 3 मोल आयन मिलते हैं आपके, 3 मोल आयन मिलते हैं। ठीक है, जब पानी में डिजोल्व किया तो 3 मोल आयन मिले। 1 मोल ऑफ द सेम कॉम्प्लेक्स, ये 1 मोल ऑफ सेम कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ AgNO3। अब इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ, इसका हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये बोला कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये जब AgNO3 से रिएक्शन करता है 1 मोल 3 मोल AgNO3 से रिएक्ट करता है 3 मोल, ये 3 मोल लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो यील्ड 2 मोल ऑफ AgCl। उसने बोला कि जब 3 मोल AgCl से 2 मोल ऑफ AgNO3, ओके 2 मोल, 3 नहीं है 2 मोल है, 2 मोल ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन से तो यील्ड बनता है 2 मोल ऑफ AgCl। बहुत बढ़िया, AgCl बनता है कितने मोल? 2 मोल। द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा? सीधी सी बात है, हमने बोला था जो ब्रैकेट के बाहर होगा वही तो टूटेगा। तो देखो Ag के साथ कितने Cl आए? 2, तो ये Ag के साथ एक Cl आया होगा तो AgCl बना, दूसरा Ag के साथ फिर दूसरा Cl आया होगा तो फिर आपका AgCl बना। तो एक AgCl ये, एक AgCl ये, तो एक AgCl बनने के लिए एक Cl की जरूरत है, 2 के लिए 2 की, तो स्वाभाविक है 2 Cl बाहर होंगे, बस 2 Cl बाहर रखो, बाकी सबको अंदर कर दो। अंदर किसको करना है? CO सेंटर मेटल है, CO को अंदर करो। NH3 ये हुआ आपके पास में NH3 कितना है? 5 कितने Cl थे? 3, 2 बाहर है, Cl अंदर है। देखो अभी भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है, 5 और 1 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। सेकेंडरी वैलेंसी भी कितनी है? 6 है, और बाकी 2 बाहर आ गए। अब इसका स्ट्रक्चर बनाए, कैसे बनेगा? देखो ये तो हो जाएगा CO, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। अब NH3 है, 5 है, एक NH3, 2 NH3, 3 NH3, 4 NH3, 5 NH3 हो गया। एक Cl बचा हुआ है, ये हो गया आपका एक Cl, ये Cl बचा हुआ है, ये हो गया आपका Cl। अब बाकी 2 Cl बचे हुए हैं, तो 2 Cl बचे हुए हैं तो इसको ऐसा बताओ, एक Cl तो ऐसा हो जाएगा। अब ये Cl कहीं भी लगा दो, एक ऐसा लगा दो, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ये डायरेक्शनल होते हैं, इनको सही से बनाना पड़ेगा। इस पर डिपेंड करता है स्ट्रक्चर, इन पर डिपेंड नहीं करता। ये कहीं ये ऐसा नहीं लगाना चाहते मत लगाओ, ये ऐसा लगा दो Cl, ये है इसका स्ट्रक्चर। जब इसको हमने डाला ना Ag इसमें हमने पानी में डाला तो ये एक तो ये आयन अलग हुआ, एक ये अलग हुआ, ये पूरा अलग हो जाएगा। 3 आयन मिले हमारे पास में, कितने आयन मिले? 3 आयन मिले, तो ये है इसका आंसर। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है? तो ये वाला ऑप्शन है इसका, देख लो आप कहाँ है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है। ये इसमें ऑप्शन क्या है आपका? लो भाई, ए ही आपका आंसर हो गया। आंसर क्या है? ए। अच्छा देखो बी आंसर है क्या आपका? बी नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? कहाँ गया क्वेश्चन? ये क्या बी हो सकता है? बी हो तो सकता था, लेकिन बी में हमारे पास में एक Cl बाहर है, एक AgCl निकलेगा। उसने बोला 2 Cl बनते हैं, लेकिन ये तो Ag एक ही बनाएगा,
ऑप्शन नंबर बी, इसलिए सही नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी कहां गया? ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास में ऑप्शन नंबर कहां गया? 7वीं है ना? नहीं 7वां नहीं है यार, 10वां है। सॉरी गलती हो गई, 10वां है ना? ओके 10वां है। हाँ तो पहला वाला क्या है? CuNH3Cl ट्वाइस। ओके अभी भी पहले ही सही है, ठीक है, पहला वाला सही है। तो हमारे पास में क्योंकि Cl 2 बाहर है, दूसरा वाला नहीं हो सकता क्योंकि वहां NH3 है। सॉरी दूसरा वाला नहीं हो सकता क्योंकि NH3 बाहर है। NH3 बाहर है तो AgCl बनाने का बोला भाई, AgNH3 बनाने का थोड़ी बोला, दूसरा भी नहीं हो सकता। तीसरा हमारे पास में हो तो सकता था लेकिन एक ही Cl है, एक ही AgCl बनेगा वहां भी। चौथे में है तो हमारे पास में डी नंबर का ऑप्शन देखो जा, डी नंबर में हमारे पास में आयन, इसने बोला 3 आयन मिलेंगे, लेकिन जबकि डी ऑप्शन में हमको 4 आयन मिल रहा है। कैसे? एक तो कॉम्प्लेक्स वाला, 2 Cl वाले, एक NH3, 4 हो जाएंगे। इसको जब तोड़ोगे ना आप ध्यान से देखो, वो ऐसे लिखा हुआ है, वो ऐसे लिखा हुआ है। कैसे? एक तो Cl2 ऐसा है, इनटू NH3 है, ऐसा ही है ना? ये वाला हमारे पास की जगह 4 हो गया। जब इसको आप पानी में डालोगे तो एक तो आयन ये मिलेगा, एक आयन इसका मिलेगा, 2 ये मिलेंगे क्योंकि Cl माइनस 2 हो जाएंगे, और एक ये मिलेगा। तो 1 2 1 3 और 1 4, इसमें 4 आयन मिल जाएंगे। उसने बोला 3 आयन चाहिए, तो इसलिए डी नहीं हो सकता। यहां से मिलेगा तो आपको यहां से 2 AgCl ही मिलेगा, लेकिन ये वाली कंडीशन नहीं बैठ रही ना, इसमें 4 आयन मिल रहे हैं, इसने कहा 3 आयन होना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ये हो गया। अब आता है नेक्स्ट एग्जांपल, या पढ़ो जब तक मैं इसको साफ कर देता हूं, रब कर देता हूं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो तो कुछ सही में आया क्वेश्चन, नहीं आया। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, बस थोड़ा सा समझने की बात है, बाकी तो सब क्वेश्चन आसान ही है। क्वेश्चन क्या बोलता है, उसने बोला है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12वां ना। 0.1 मोल, 0. मैं लिख देता हूं यहां पर, 0.1 मोल ऑफ COCl3 NH3 इसको ट्रीट कराया विद एक्सेस ऑफ AgNO3। किससे कराया? AgNO3 से आपने ट्रीटमेंट कराया इसका। तो 0.2 मोल AgCl बनता है, AgCl बनता है। द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन विल रिस्पेक्ट टू, सीधी सी बात है, देखो सीधी सी बात है। इसने बोला जब ये 1 मोल है तो ये 2 मोल बनता है AgCl, तो स्वाभाविक है आपका AgCl कैसे बना? AgCl कैसे बना होगा? ये Ag होगा, एक Cl होगा, क्या बनाया? AgCl, फिर दूसरा Ag होगा, फिर दूसरा Cl होगा, क्या बनाया? AgCl। मतलब ये हुआ कि 2 Cl कहाँ है? ब्रैकेट के बाहर है, लिख के देखो, फिर 2 Cl ब्रैकेट के बाहर, ये होगा ऐसा CO, ये हो जाएगा हमारे पास में NH3 5, 3 Cl है तो 1 Cl तो बाहर अंदर रहेगा, बाकी 2 Cl कैसे रहेंगे? बाहर रहेंगे। इसने जब रिएक्शन किया AgNO3 इसके ऊपर डाला तो ये वाला Cl ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बनाएगा हमारे पास में? AgCl बनाएगा। अब उसने कहा है, ध्यान से देखो, उसने कहा है ये 1 है तो ये 2 बनेगा। उसने कहा ये 0.1 है तो स्वाभाविक है ये भी 0.2 ही तो बनेगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। भाई ये 1 में खत्म होता है, ये 2 में बनता है, तो 1:2 तो हो रहा है, 1:2 हो रहा है आपका। ये 1 खत्म होगा तो ये 2 बनेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 1:2 काम ही खत्म, उसमें क्या है सोचने वाली बात। आंसर कौन सा है? दिया है ऐसा, हाँ ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1:2 इलेक्ट्रोलाइट, 1:2, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ भाई? 3 वाला तो कहीं से आया ही नहीं, 3 Cl बाहर तो ही निकला। देखो अभी कोऑर्डिनेट नंबर 6 है, 5 और 1 6। अब बनाओगे तो क्या आएगा? स्ट्रक्चर बन ही जाएगा, अभी बताया था बनाना। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन भी हुआ हमारे पास कंप्लीट। ये नवा आता है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो पढ़ा आपने, बना। अब अपना जो आंसर आया उसको मैच करो हमारे साथ। क्या आया? क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन था हमारे पास में 13, है ना? क्वेश्चन था हमारे पास में 13। उसने बोला 1 मोल ऑफ 1 मोल, क्या दिया हुआ है? CrCl3 इंटू 6H2O, 1 मोल दिया है CrCl3 इंटू, कहाँ गया? CrCl3 इंटू 6H2O इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3। इसको एक्सेस में डाला,
AgNO3 से ट्रीटमेंट कराया तो 3 मोल बनते हैं आपके, 3 मोल क्या बनता है, AgCl बनता है। उसने बोला फार्मूला क्या है, बहुत ही आसान है, उसमें क्या है फार्मूले में, फार्मूला तो बड़ा आसान है भाई, स्वाभाविक है 3 AgCl बन रहा है। देखो Ag ने एक Cl से किया हुआ तो एक AgCl बना, दूसरा Ag ने फिर दूसरे Cl से किया होगा तो दूसरा AgCl बना, तीसरे Ag ने फिर Cl से किया होगा तो फिर तीसरा AgCl बना, तो टोटल होगा 3। ये हुआ ब्रैकेट के बाहर 3 है, बस बना दो और क्या, ये हुआ Cr, ये हुआ H2O 6, 3 Cl बाहर लिख दो, ये है आपके पास में आंसर। बस सही है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के दिया और कुछ नहीं है। देखो कोऑर्डिनेशन क्रोमियम का भी 6 होता है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6, ये सेकेंडरी वैलेंसी होती है, तो कहीं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। कौन सा स्ट्रक्चर होता है ओक्टाहेड्रल, अभी से सीख लो ओक्टाहेड्रल, आगे काम आएगा, बस वैलेंसी वीबीटी में यही आएगा ओक्टाहेड्रल। कैसे बनाओगे, 6 है, ये Cr लो 1 2 3 4 5 6, सब जगह H2 रख दो, आंसर बन जाएगा। Cl डॉटेड लाइन से 1 Cl 2 Cl, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो फिलहाल तो आंसर आपका ये है। तो कई तैयार है, मिटा दूं, आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ो जब तक मैं इसको मिटाता हूं। पढ़ा क्वेश्चन, देखो क्या है, तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चनों को करना है, कर लोगे ना आप। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया 13 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास में गिवन द मोलिकुलर फार्मूला। अच्छा, गिवन द मोलिकुलर फार्मूला, चलो भैया करते हैं। उसने दिया है कि गिवन द मोलिकुलर फार्मूला ABC 3 है, पहला है COCl × 6 NH3, दूसरा है COCl × 5 NH3, तीसरा है COCl × 4 NH3। ओके ठीक है, गिवन द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ हेक्सा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स ABC, इफ द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट NH3 molecule in ABC respectively 6, 5 and 4, the primary valency ABC are। ओके ठीक है, उसने बोला प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा, उसने बोला प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखो इसका हमको स्ट्रक्चर बनाना, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, स्फीयर बनाना पड़ेगा, उसके बाद में हम बता पाएंगे। तो हमारे पास में क्या है CO, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास में CO का फिक्स होता है, ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बोला था CO का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, कितना होता है 6, या कहीं की सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है, कितनी होती है 6। बस इस बात को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर बना लो, अपने आप बन जाएगा। तो हमारे पास में क्या हुआ, हमारे पास में ये हुआ CO 6 NH3 है, ये हुआ हमारे पास में NH3, ये हो जाएगा हमारे पास में 6 कंप्लीट हो गया। Cl एक बाहर रहेगा, एक बाहर Cl रख दो, हो गया बाहर Cl। दूसरे का बनाएंगे तो कैसे बनेगा, दूसरा तो ये ऐसे बनेगा हमारे पास में, ये CO, ये हो जाएगा आपके पास में NH3, ये हो जाएगा 5, ये Cl, दूसरा ऐसा बनेगा। तीसरा कैसे बनेगा, तीसरा ये बनेगा हमारे पास में CO NH3 कितना दिया हुआ 4 Cl, कुछ गड़बड़ है क्या, एक बार मैं देख लेता हूं, कुछ मैच नहीं हो पा रहा है ना इसमें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15 है ना क्वेश्चन नंबर। ओके, COCl3 पहले ही गलती लिख दिया ना मैंने, COCl3 6 NH3 ये है, COCl3 ओके COCl3 5 NH3, फिर आपका COCl3 4 NH3। ओके ये गलती था, वो मेरे को लग रहा है कुछ गलती हो गया है। तो ये हमारे पास कितना हुआ 5 और 1 6। ओके अभी देखो 3 बाहर हैं, 3 Cl, समझ रहे हो ना, देखो जरा 6 NH3, यहाँ आपके पास 5 ये हुए NH3, 5 लिख दिया, 1 Cl अंदर रहेगा, बाकी 2 Cl बाहर रहेंगे। 4 है तो 4 NH3 लिख दिए, 2 ये कर दिया, बाकी 1 Cl बाहर रहेगा, ये हो गया हमारे पास में। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि हम जानते हैं CO का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6, ये हो गया आपके 6। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल बाहर नहीं जाएगा। NH3
न्यूट्रल है, ये कभी भी बाहर नहीं आएगा, याद रखना। अब तुम बोलोगे सर Cl3 को ही बाहर क्यों रखा है, NH3 को बाहर रख सकते थे। देखो प्राइमरी जो वैलेंसी होती है वो सिर्फ नेगेटिव चार्ज वाली होती है, न्यूट्रल उसमें नहीं आता है। हाँ पॉजिटिव वाला आ सकता है, न्यूट्रल नहीं आएगा यहाँ पर। ये NH3 बाहर नहीं आएगा, ये वैसे भी नेगेटिव वाले का पार्ट है, ये पॉजिटिव वाले का पार्ट है, जितने भी न्यूट्रल है सब अंदर आएंगे। ठीक है, देखो ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट बना हुआ है, यदि पॉजिटिव है कोई तो वो इस साइड आएगा, ये तो मैं आपको पहले भी बताया था। नेगेटिव है तो वो इस साइड आएगा, और कोई न्यूट्रल है तो वो यहाँ आएगा। तो ये न्यूट्रल है इसलिए बीच में, Cl नेगेटिव इसलिए इस लिखा, K प्लस होता तो हम यहाँ लिखते। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बताया था, छोटी छोटी बातें हैं। हाँ अब बात ये करते हैं, उसने बोला है प्राइमरी बैलेंसी निकालो, बस और क्या, निकल गई प्राइमरी बैलेंसी। अब क्या है, प्राइमरी बैलेंसी तो निकल ही जाएगी आपकी, निकल गई। कैसे, फार्मूला लगा दो यहाँ पर। जब यहाँ फार्मूला लगाओगे तो इसको मानो x, इसको मानो 0, ये तो 0 हो गया, ये क्या हुआ -2, ये हुआ -1 बराबर आपका 0, तो उस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, x बराबर आपका आएगा +3, ये है हमारे पास में +3। क्लियर हो रही बात है, बहुत बढ़िया। इस वाले CO को निकालो, ये तो हो गया 0, इसका भी +3 आ रहा है, ये कुछ गड़बड़ हो रही क्या, उसने बोला क्या है प्राइमरी बैलेंस। ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ये फार्मूले वाली से नहीं आया, अब ये फार्मूले से नहीं दिखाई देगा। ओके अब समझ गया मैं क्या बोल रहा है वो। ठीक है, समझो बेटा वो क्या बोल रहा है। हमारे पास में मैंने आपसे बोला था ये जो अंदर होते हैं ये वाले और ये वाले, ये कौन सा बैलेंस शो करता है, ये सेकेंडरी बैलेंस शो करता है, ये क्या शो करता है, ये करता है प्राइमरी बैलेंस शो करता है। ये भी क्या करता है, प्राइमरी बैलेंस शो करता है, ब्रैकेट के बाहर प्राइमरी बैलेंसी, ये क्या शो करता है, प्राइमरी बैलेंस शो करता है। क्लियर है, तो इसकी प्राइमरी बैलेंस कितनी है, ब्रैकेट के बाहर कितने हैं 3, तो प्राइमरी बैलेंस कितनी हुई 3, ब्रैकेट के बाहर कितने हैं 2, तो प्राइमरी बैलेंस कितनी हुई 2, ब्रैकेट के बाहर कितना है 1, तो प्राइमरी बैलेंस कितनी हुई 1। ठीक है, फंडा क्लियर है। देखो अब इसमें ये वाला फार्मूला मत लगाना, फार्मूले लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फार्मूले लगाओ तो अब गड़बड़ हो जाएगा। सिंपल इसमें ये बताना है 3 2 और 1, ऐसे भी निकाला जाता है ये। तो सीधी ब्रैकेट के बाहर दिख रही है 3, ब्रैकेट के बाहर दिख रही है 2, ब्रैकेट के बाहर जो है उसका उसने पूछा है। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से एक एग्जांपल और हुआ, इसको मिटाता हूं जब तक ये जो नीचे एग्जांपल है उसको पढ़िए, क्या है उसका आंसर, जब तक मैं अपन दूसरा तो पढ़ा आपने क्या है कि क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो बोलता है कि आ सॉल्यूशन कंटेनिंग, देखो उसने मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, उसने वेट दिया हुआ है कितना 2.675। क्या बोला उसने कि कहाँ गया, आ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.675 ग्राम ऑफ, किसको दिया हुआ है, COCl3 इंटू 6NH3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, वेट कितना दिया हुआ उसका 2.675। देन मोलर मास दिया हुआ है इसके लिए, मोलर मास दिया हुआ है कितना 267.5, ये मोलर मास दिया हुआ है, मोल इनवर्स है ना, मोल इनवर्स ये दिया हुआ है। इज पास थ्रू आ केटायन एक्सचेंजर, जो AgNO3 होता है ना वो केटायन एक्सचेंजर कहलाता है, AgNO3। यहां उसने केटायन एक्सचेंजर बोला है उसने, ठीक है, क्योंकि ये केटायन को एक्सचेंज कर देता है। देन हमारे पास में कहां गया आगे, द क्लोराइड आयन ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन वेयर ट्रीटेड एक्सेस, उसने बोला कि जब हम AgNO3 के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो हमको AgCl मिलता है, कितना मिलता है, उसने बोला है 4.78 ग्राम। क्या मिला आपको, उसने फिर दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है 4.78 ग्राम, क्या मिला आपको AgCl मिलता है, बहुत बढ़िया AgCl मिला एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ ट्रीट करने पर। और AgCl का उसने मोलर मास भी दिया हुआ है, मोलर मास कितना है 143.5 ग्राम मोल इनवर्स दिया हुआ है उसने। द फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स, उसने फार्मूला बताया, पूछा है कॉम्प्लेक्स का फार्मूला बताइए। उसने एटॉमिक मास दिया हुआ है ऑफ Ag का
108 तो ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको करते हैं। 1 मिनट जरा, कहाँ गया? देखो जरा, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है क्या ये? हाँ, ये AIEEE में आया था 2010 में और PET में 2011 में ना, 2000 IMP क्वेश्चन है। देखो जरा, इसमें बेट दिया, मोलर मास दिया है। तो आपको याद है, आपने पढ़ा था N = बेट अपॉन मोलर मास, 11th में पढ़ा था आपने, 12th में भी है आपके सॉल्यूशन में, याद है? ये होता है, ये है मोल, ये है बेट, ये है मास, बस वो फार्मूला यहां लगा दो, आंसर आ जाएगा हमारे पास में। क्या है हमारे पास में? हमारे पास में है बेट कितना है? 2.675। मोलर मास कितना है? मोल निकालने हमको, कितना है? 267.5। कैलकुलेशन करो, ये कितना आएगा जरा देखो, कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन हमारे पास में आएगा ये लगभग में, ओके, ये कैलकुलेशन हमारे पास में आया 1/100। इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको 1/100 लिख लो, चाहो तो सबसे सब काट दो, 1/100 लिख सकते हो। तो ये हमको कितना आया, यहाँ पर कितना आया? 0.01 आया ना, 0.0 बनाया। तो 0.0 बनाया हमारे पास क्या? मोल। इसके इतने मोल हमने यूज किए, कितने मोल बने? बस ये यहां फार्मूला ये लगा दो, कितना आएगा? बेट 4.78 डिवाइडेशन क्या है? 143.5। निकालो जरा, ये कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास में 4.78 143.5, यही है ना? ठीक है, ये आया हमारे पास में 3/100। 3/100 मतलब हम इसको क्या बोलेंगे? मोल। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.03 मोल। ओके, ये क्लियर हुआ यहां से। अब आगे क्या बोला उसने? क्वेश्चन फिर पढ़ना पड़ेगा मेरे को। उसने क्या बोला है? उसने बोला है बर्नमोल ऑफ कॉम्प्लेक्स। ओके ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, हमारे पास में इतना कॉम्प्लेक्स था, ये हम जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ये कितना है हमारे पास में? ये है हमारे पास में 0.01। जब इससे AgNO3 से ट्रीटमेंट कराया तो कितना बना? 0.03 बना हमारे पास में, बना हमारे पास में, मतलब 3 गुने बना है, स्वाभाविक है। ये कितने गुना बना है? 3 गुना बना है। सो बर्नमोल ऑफ कॉम्प्लेक्स, बर्नमोल ऑफ कंपाउंड गिव मोल ऑफ। अच्छा, उसने बोला बर्नमोल कितने में देगा? तो ये देखो, ये देखो AgCl, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो? कैसे? 0.03 0.01 बराबर कितना आ जाएगा? 3 मोल आएगा। ये 3 मोल आ रहा है, वैसे भी यहां से डिवाइड कर ही रहा है, ये 1 है, ये 3 बन रहे हैं। तो इसको इस प्रकार से अरेंजमेंट करो कि हमारे पास में 3 Cl बाहर आए, AgCl बन रहे हैं ना, 3 मोल AgCl। मतलब क्या होगा? Ag ने एक Cl से रिएक्ट किया, AgCl, Ag ने दूसरे Cl से रिएक्ट किया, AgCl, Ag ने तीसरे Cl से रिएक्ट किया, AgCl, 3 Cl। मतलब जब कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो ध्यान रखना 3 Cl बाहर हो, बस लिख दो, आंसर क्या आएगा? CO। 3 Cl तो बाहर लिख ही लो। बाकी क्या है आपके पास में? NH3 कितना है? 6। देखो कोऑर्डिनेशन अभी भी कितना है? 6। 3 Cl बाहर है, ये है आंसर, ये है इसका फार्मूला। अजीब बात है, घुमा घुमा के दिया है भाई। स्वाभाविक है, यहां से जब इसके ऊपर डालोगे, आप क्या डालोगे इसके ऊपर? AgNO3 जब इसके ऊपर डालोगे तो कितने मोल मिलेंगे? यहां से 3 Cl अलग हो जाएगा, हमारे पास में 3 तो मिलेंगे AgCl, तो वही तो यहां निकल के आया है। ये इस प्रकार से फार्मूला देखो, इस बार ये वाला फार्मूला लगा दिया, कुछ भी कहीं भी हर कुछ लगा देता है। ठीक है ना? कुछ और बचा हुआ है क्या? एक आध और देख लेते हैं यदि बचा हुआ है तो। बस काफी समय हो गया, ठीक है, अब नहीं कर रहा है। अच्छा, तो कैसी रही? यदि आज की क्लास में आपको मजा आया है, अच्छी लगी हुई है, कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, तो यार आज कम से कम एक लाइक बनता है। और ये वीडियो उन बच्चों को शेयर करें जो 12th पास आउट हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है उनके लिए, ठीक है? इतना करो। और हाँ, एक बात और यार, मैं सोच रहा हूं आपके साथ लाइव आने का, तो आप लोग क्या है ना, जल्दी से यार 1000 सब्सक्राइबर करवाओ। तो 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे ना तो लाइव नहीं आ सकता मैं। अभी लगभग 535 है सब्सक्राइबर,
तो कुछ और चाहिए यार, करीबन 450 सब्सक्राइबर और चाहिए। तो आप लोगों के घर में जैसे एक फैमिली में 10 मोबाइल है, यार 10 पे सब्सक्राइब कर डालो यार, बेल आइकन मत दबाना। कम से कम यदि मान लो वो हो गया ना वेरीफाई, तो मैं आप लोगों के साथ डेली लाइव आऊंगा, मैं आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। लेकिन अब क्या है कि क्लास में आने के देख रहे हैं हमारी कंडीशन क्या हो गई है, 2 घंटे लगे इसको बनाने में। आपको दिख रहा है सर आधे घंटे की वीडियो, आधे घंटे की नहीं है, बहुत समय लगता है बनाने में। जल्दी से करो यार, इतना करो। वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से इसको लाइक ठोको, अपने दोस्तों में शेयर करो। जो 12th पास आउट हो गए हैं उनको बताओ कि इस प्रकार से पढ़ो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वरना थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये लेक्चर हमने कंप्लीट किया, कैसे लगा आपको कमेंट्स में इस बार जरूर लिखना। आप अभी तक तो नहीं लिखा था, काफी मेहनत के बाद में लाया हूं। क्या ये आइडिया सही है जो मैंने आज कराया? इस पे भी आप कमेंट्स देना। यदि ये आइडिया सही है तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा, और यदि आपके कमेंट्स नहीं आए तो मैं इस प्रकार से नहीं कराऊंगा, सीधा थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।